तू चंडेल से हाथ मिला रहा था। रुक जाओ। क्या है हृदय परिवर्तन की गाथा? कैसे बना ये युद्ध अशोक की जिंदगी का आखिरी युद्ध? क्या होगा इस युद्ध का अंजाम? क्या हो जाएगी सम्राट अशोक की मौत? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रेड स्टूडियोज में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपके लिए एक गुड न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। लास्ट वीडियो में हमने देखा दोनों राज्यों में युद्ध छिड़ा हुआ है और दोनों ही राज्यों की सेना आमने सामने खड़ी है और युद्ध के लिए तैयार है। एक और अशोक की विशाल सेना जिसमें अश्व सेना, गज सेना, पैदल सेना सभी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ कलिंग की सेना जो अपने पूरे जोश और लगन के साथ अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रही थी। एक सेना अपने विस्तार के लिए लड़ रही है तो दूसरी सेना अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। ये युद्ध का पहला दिन था। आसमान में बादल एकदम साफ है, नीचे रेगिस्तान की जमीन थी जो मानो खून से सींचे जाने के लिए तैयार हो रही थी। एक आदमी वहां पर तेज आवाज में युद्ध के नियमों को बोलता है। युद्ध समाप्ति के पश्चात छल कपट छोड़कर सभी लोग प्रेम का व्यवहार करेंगे। युद्ध में सेवक का काम करने वालों का कोई अस्त्र नहीं उठाएगा। रथी रथी से, हाथी वाला हाथी वाले से और पैदल पैदल से ही युद्ध करेगा। भय से भागते हुए या शरण में आए हुए लोगों पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार नहीं किया जाएगा। एक वीर के साथ एक वीर ही युद्ध करेगा। यदि ये नियम सभी को मंजूर है तो ये युद्ध अब आरंभ होता है। दोनों तरफ से सेनापति नियमों को मानने की हामी भरते हैं। एक जोर का बिगुल बजता है और दोनों तरफ की सेना एक जोर की गर्जना करती है। सेनापति उन्हें आक्रमण करने का आदेश देते हैं। दोनों सेना अपने अपने हाथियों के साथ एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ती है। महाराजा अशोक और कलिंग के राजा अभी भी अपने स्थान पर खड़े थे। महाराजा अशोक कलिंग के राजा से बोलते हैं, हे कलिंग नरेश, तुम्हें ये पहले से ज्ञात है कि तुम्हारी छोटी सी सेना मेरी विशालकाय सेना के सामने कुछ दिनों में ही घुटने टेक देगी, परंतु तुमने ये जानते हुए भी अपने साहस और क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मेरे इस युद्ध प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस बात से ये ज्ञात हो जाता है कि तुम कितने स्वाभिमानी और वीर हो। इसीलिए मैं तुम्हें मौका देता हूं कि अपनी आखिरी इच्छा मुझे मांग लो और ये बताओ कि इस युद्ध की हार के पश्चात तुम्हारे साथ कैसा और क्या बर्ताव करना चाहिए। ये सुन कलिंग के राजा बोलते हैं, महाराजा अशोक, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने मेरी वीरता का बखान किया, परंतु हम एक क्षत्रिय हैं और अभी हम इस रणभूमि में हैं और एक सच्चे क्षत्रिय रणभूमि में वाद विवाद से ज्यादा अपनी तलवारों को चलाते हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप भी अपने क्षत्रिय धर्म को निभाएंगे और इन वाद विवाद के समय व्यर्थ करने से अच्छा अपनी तलवार का इस्तेमाल करेंगे। और रही बात मेरी आखिरी इच्छा की, तो अभी तो मैं युद्ध की शुरुआत ही हुई है कि क्या पता किसकी जीत और किसकी हार हो। ये सुन अशोक क्रोधित हो जाते हैं और अपने घोड़े को आगे बढ़ाते हुए सामने आने वाले सभी सैनिकों को मारते काटते आगे बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ रणभूमि में तलवारों की टकराने की आवाजें आ रही हैं। हर जगह चीख पुकार मचा हुआ है। हजारों की तादाद में सैनिक जमीन पर घायल और मरे पड़े थे। कुछ लोग जो सेवक का काम कर रहे थे इन घायल सैनिक को उठाकर शिविर में ले जाकर उनका उपचार कर रहे थे। चारों तरफ लहू ही लहू धरती को सींच रहा था। आसमान नीले से लाल हो चुका था। अब संध्या की बेला हो चुकी थी और युद्ध को समाप्त करने का बिगुल बज गया था। सभी सेना अपने अपने स्थान पर वहीं रुक जाती है और वहां से लौटकर अपने अपने शिविर में आ जाती है। अशोक अपने शिविर में बैठे हुए थे और आज के युद्ध में हुए हानि और लाभ का जायजा ले रहे थे। सेनापति अशोक के सामने नतमस्तक बैठे थे और वो युद्ध में हुई सारी बातों का ब्यौरा अशोक को दे रहे थे। सेनापति ने बोला, महाराज, आज रणभूमि में हजारों की तादाद में लोग मरे। हमारे सैनिक और कलिंग के सैनिक दोनों को ही हानि हुई है। हमारे कई हाथी घोड़े भी घायल हो गए, परंतु हम अभी भी लाभ की स्थिति में हैं। इस बातचीत के बाद अशोक अपने शिविर से निकलता है और रणभूमि की तरफ देखता है। रणभूमि में जो स्थिति थी वो बेहद ही दयनीय थी। चारों तरफ सैनिकों के कटे सर, हाथ पैर इधर उधर पड़े हुए थे। जमीन का रंग लाल हो चुका था। ये सिर्फ एक दिन में हुए युद्ध का नतीजा था।
जो अशोक के अंतर मन पर कटार चला रहा था। ये पहली बार नहीं था कि अशोक ने ये स्थिति देखी हो। वो एक राजा था जिसने पूरे भारतवर्ष को युद्ध कर करके ही एक किया था, परंतु आज के इस अवसर में कुछ तो अलग सी बात थी जो अशोक को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। अशोक अपने शिविर में फिर चला जाता है और अगले दिन के युद्ध के लिए विश्राम करता है। अगले दिन फिर से दोनों सेना आमने सामने होती हैं। युद्ध को शुरू करने का बिगुल बजता है। एक बार फिर से वही दृश्य सामने आ जाता है। आज अशोक और कलिंग के राजा के बीच युद्ध होता है। अशोक और कलिंग के राजा आपस में तलवार से युद्ध करते नजर आते हैं। दोनों अपने पूरे जोश के साथ युद्ध करते हैं। युद्ध करते करते अशोक कलिंग के राजा को उसके रथ से गिरा देता है और फिर अशोक भी अपने घोड़े से उतर जाता है। दोनों युद्ध करते हैं। कलिंग ने राजा अशोक के एक हाथ पर वार करके उसे घायल कर दिया। अशोक अपने एक हाथ से लड़े जा रहा था। अशोक ने कलिंग के राजा की तलवार उसके हाथों से गिरा दी, लेकिन उसके बाद अशोक कुछ भी कर पाता उससे पहले ही युद्ध समाप्ति का बिगुल बज जाता है। दोनों आपस में लड़ते लड़ते इतना खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। युद्ध के बाद रणभूमि की जो दशा थी उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे किसी ने मानो विभत्स रस का राग छेड़ दिया हो। खून और मांस की वजह से पूरी भूमि लाल कीचड़ से सन चुकी थी। आसमान में गिद्ध मानव शरीर को नोच खाने के लिए मंडरा रहे थे। आसपास की नदियों की धारा नीले की बजाय अब लाल हो चुकी थी। अब ये साफ था कि युद्ध अशोक ही जीतने वाला है, परंतु अशोक के दिल में ना अब वो जोश बचा था और ना ही जीत की लालसा, परंतु वो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए विवश था। उसने इस युद्ध की शुरुआत कर दी थी और अब वो इससे पीछे नहीं हट सकता था। अगले दिन फिर अशोक ने युद्ध की शुरुआत की और आज के युद्ध में अशोक ने कलिंग के सेनापति को मार गिराया और इस युद्ध को समाप्त करना था, तो अब कलिंग के राजा को खत्म करना था। एक बार फिर दोनों में युद्ध छिड़ा और दोनों ने भीषण युद्ध किया और आखिरकार अशोक ने कलिंग के राजा को मार गिराया। ये युद्ध समाप्त हो गया, परंतु इस वजह से ना अशोक के हृदय में कोई खुशी उत्पन्न हुई और ना ही कोई संतुष्टि की भावना थी। अशोक को जब युद्ध के मैदान में देखा तो वहां सिर्फ घोड़े, हाथियों और सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थी। जगह जगह खून बिखरा हुआ था। अनाथ बच्चे रो रहे थे। घायल लोग दर्द के मारे जमीन पर लुढ़क रहे थे। उनकी आंखों के सामने सारा कलिंग नष्ट हो गया था। इतने रक्तपान देखकर अशोक का हृदय शोक से भर गया। अशोक ने महसूस किया कि वो इस युद्ध के कारण हुए विनाश के लिए पूरी तरह जिम्मेदार था। अशोक पछतावे से भरा था, इसीलिए उसने अब और युद्ध ना करने और बौद्ध धर्म अपनाने का निश्चय किया। अशोक ने विस्तारवादी नीति को त्याग दिया। उन्होंने ज्ञान और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण किया। अशोक ने विधि विधान से बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपने राज्य में शांति की स्थापना के लिए सबको धर्म का ज्ञान देने लगा। तो ये थी एक युद्ध की गाथा जिसने बदल दिया एक चक्रवर्ती राजा का हृदय। आपको कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।